Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. So some 2 more minutes to go. One more minute. Thirty more seconds. Ten more seconds. All right, friends. So now it is 9 p.m. in my mobile, and we'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? क्या आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इस वोटिंग लाइन में जवाब दे सकते हैं? हरि, कुबेर, उज्जवल, कैलाश, सौरव, भूपेंद्र, डेजी एंड अदर्स. द आंसर इज यस. सो विल स्टार्ट द क्लास. 2% लोग बोल रहे हैं नहीं देख सकते, तो अपने कीबोर्ड पर Ctrl+R या Ctrl+Shift+R प्रेस करिए. क्रोम ब्राउजर यूज करो, एड ऑन डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो एंड होपफुली इट शुड वर्क. अभी हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? वी आर लुकिंग एट इकोनॉमी अपडेट्स. इन लोगों ने पहले मेरा फुल लेंथ कोर्स कंप्लीट किया था और अभी एग्जाम कब है? 10 अक्टूबर को. तो आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद जितने जितने नए अपडेट्स आए वो सब क्या, तो वो फ्री में कवर हो रहे हैं. तो ऐसा पिछले साल भी किया था, वो थी Win20 सीरीज. इस साल अभी चल रहा है Win21 सीरीज. अगले साल भी होगा, दैट इज Win22 सीरीज. अब उसमें से किसने क्या क्या देखना है, इट इज गिवन इन दिस टेबल, आराम से वो देख लेना. तो अपना कार्यक्रम क्या है? इकोनॉमी हम लोग पढ़ते हैं 6 पिलर में. पिलर 1 के अपडेट देख लिए, मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस. सेकंड पिलर बजट, काउंटर साइक्लिक, फिजल पॉलिसी, वो खत्म किया था. लास्ट टाइम मिले थे तो इंटरनेशनल ट्रेड खत्म किया था. अभी आज जो हम मिल रहे हैं वो है पिलर 4. उसमें आज हम खत्म करेंगे 2 चीज़ें. पिलर 4 है दैट इज एग्रीकल्चर एंड 4B दैट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर के अपडेट्स. अगली बार मिलेंगे, कब मिलेंगे? मंगलवार. देखिए अभी ट्यूसडे सितंबर, अगले महीने की बात है, उसमें 7th को एक और ऐसा फ्री क्लास होने वाला है जिसका टाइटल है ओवर कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉयर हिस्ट्री लाइव क्विज विद प्रतीक नायक, जिसमें मैं और प्रतीक नायक कुछ हिस्ट्री के ऐसे प्रश्न देखेंगे कि कितनी तैयारी है या फालतू में आप बिना तैयारी के ही ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं. सो देन हाउ टू अप्रोच दिस, क्या ट्रिक रहती है हिस्ट्री क्वेश्चन उसको 50-50 से एलिमिनेट करने की वगैरह देखेंगे. सो दैट इज 1 क्लास. उसके बाद अपना इकोनॉमी का जो काम है तो 14 तारीख को सितंबर में और फिर 28 तारीख को. 4 और 5 और 6 वैसे कुछ खास बड़े मुद्दे हैं नहीं, इट विल बी कंप्लीटेड. और फिर आखिर में अक्टूबर की 5 तारीख को, वो भी मंगलवार ही होगा, रात 9 बजे मिलेंगे फॉर फाइनल रिवीजन एंड राउंड अप ऑफ द एंटायर इकोनॉमी सीरीज. ये जितना हमने अपडेट अब तक देखा उसका मतलब क्या है वो सब वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे ऊपर से. एंड देन प्रीलिम इज ऑन 10th अक्टूबर. तो अपना कार्यक्रम है. अभी आगे बढ़ने से पहले लास्ट टाइम जो मिले थे और पिलर 3 इंटरनेशनल ट्रेड देखा था, उसमें से ये क्वेश्चन ट्राई करिए. मंडल फ्लेमिंग ट्राइलेमा सेज दैट 3 ऑब्जेक्टिव्स कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड एट द सेम टाइम. वो कौन कौन से? उस ट्राइलेमा के हिसाब से 3 उद्देश्य एक साथ में पूरे नहीं हो सकते थे. वो कौन कौन से थे? ए, हाई लेवल ऑफ CRR, लिक्विडिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. हाई लेवल ऑफ टैक्सेस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. लो लेवल ऑफ फिजिकल डेफिसिट, हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन. या ऑप्शन डी,
लिबरल कैपिटल अकाउंट, स्टेबल एक्सचेंज रेट एंड इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिर आपकी वोटिंग लाइन और टाइमर शुरू होता है अब। सुमन, पलाश, अनिमेश, विशाल, नयन, रोशन, राघव, हर्ष, नमनदीप, निवेदिता, हरिकृष्ण, हर्ष, सिमरन, रितेश, मानवदीप, प्रीता, शुभनयन, सुनीता, अपूर्व, नीतू, निखिल, राघव, भूपेंद्र, हर्षिता, नवीन, उत्कर्ष, निशा, सूरज, गौरव, वुल्फ, अमन, टिंकू, सार्थक, मानसी, प्रतीक, शुभ किरण, किशन, सुंदरम, पिनल, अंकित, फिर सुमन, पलाश, हिमांशु, अनिमेश, अमित, कुणाल, टॉपर, विनय, शुभम और बाकी सब लोग करेक्ट आंसर्स। करीब 42% लोगों को लगा डी शुड बी द आंसर। भाई क्या है, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके थे वो मंडेल फ्लेमिंग ट्रायलेमा क्या थी। 3 चीजें एक साथ नहीं हो सकती कि फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, वो कब होगा, लिबरल कैपिटल अकाउंट हो तो, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंस, 3 चीजें एक साथ नहीं हो सकती। सो द आंसर इज डी। अभी ऐसी तो 500 और भी थियरी होंगी, मंडेल फ्लेमिंग होगा, कोई और होगा दूसरा, but we need not prepare all of them. We had to prepare this one because it is given in the latest economic survey. एक और प्रश्न ट्राई करिए फ्रॉम लास्ट लेक्चर। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट WTO मल्टी पार्टी इंटरिम आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म। विश्व व्यापार संगठन की बहुदलीय अंतरिम मध्यस्थता तंत्र के बारे में सही कथन खोजें। फर्स्ट, its primary objective is to build concessions in the agriculture subsidy for developing countries under peace clause. इसका प्राथमिक उद्देश्य शांति खंड के तहत विकासशील देशों की कृषि सब्सिडी पर आम राय बनाना है। सेकंड, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस मैकेनिज्म, भारत इसका हिस्सा नहीं है। ओनली 1, ओनली 2 बोथ करेक्ट, नाइदर करेक्ट। और आपका वोटिंग लाइन और टाइमर शुरू होता है अब। इफ्तेकार, नवीन, भार्गव, अभिषेक, राहुल, मयूरेश, पिनल, प्रिंस, श्रीलेखा, सुरभि, मिहिर, मंजुनाथ, वरुण, सौरभ, रूपम, अमित, शिवानी, हर्ष, शिवेंद्र, हिमांशु, यश, दीपिका, गायत्री, सुमन, कौल, कल्याण, जय, सिमरन, सिद्धांत, अजीत, निवेदिता, धवल, कौशिक, ललित, हर्षिता, सूरज, प्रियदर्शन, गायत्री, शुभम, ये सब लोग। फिर पलाश, हिमांशु, अमित, अनिमेश, कुणाल, आदित्य, नारायण, मनीष, अक्षर, दीपंकर एंड अदर्स। करेक्ट आंसर। करीब 30% से ज्यादा लोगों को लगा बी शुड बी द आंसर। क्या था भाई, याद करो WTO में एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी DSB थी और उसके ऊपर जाना हो अपील में तो WTO एफिलिएट बॉडी थी। बट वहां पर जो जजेस या मेंबर्स होने चाहिए उसकी शॉर्टेज थी तो काम हो नहीं रहा था। तो यूरोपियन यूनियन और चाइना ने और सब ने मिलके एक मल्टी पार्टी इंटरिम आर्बिट्रेशन अलग से संस्था बनाई कि आपस में विवादों का निपटान करेंगे फॉर टेम्पररी सोल्यूशन फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि वो चाइना वगैरह तो हमको मजा नहीं आता। हम चाहते हैं कि ये जो ओरिजिनल सिस्टम है वही वापस रिवाइव हो जाए। सो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। सो द आंसर इज बी, ओनली 2। अभी ऐसी 25 और भी मैकेनिज्म होगी पर हम वो नहीं कर रहे हैं। इसको क्यों किया, बिकॉज दिस इज ऑल्सो गिवन इन द लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, सो वी हैव टू प्रिपेयर। अच्छा, ये अनअकैडमी में भी ऐसी एक UPSC कॉम्बैट सीरीज चलती है कि 60 मिनट में 56 क्वेश्चन आप टिक करो एंड्रॉयड मोबाइल ऐप पे, संडे 11 बजे, और उसमें अलग अलग इनाम होते हैं, आईपैड एंड एयरपोर्ट्स एंड स्पीकर एंड अमेजन वाउचर्स एंड स्कॉलरशिप, जहाँ पर आपको ये अनअकैडमी की पेड सब्सक्रिप्शन फ्री में मिले या हैवी डिस्काउंट पे मिले। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, संडे 11 AM को उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर संडे ये होते रहता है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज अनअकैडमी प्लस? ये टाइप का नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, ऐसी चीजें, एक सब्सक्रिप्शन भरो एंड ऑल द शोज आर अनलॉक्ड। तो सिमिलरली यहाँ पर जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट साइंस के अलग अलग कोर्स चलते हों, एक सब्सक्रिप्शन में सारे पेड कोर्सेज अनलॉक हो जाए, ऐसा ये मॉडल है कि जहाँ पर भारत के अलग अलग बड़े टीचर्स आकर आपको पढ़ाते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी धीरे धीरे मशहूर टीचर्स प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहे हैं, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पवन कुमार, एंथ्रोपोलॉजी हिमा बिंदु, प्रतीक नायक हिस्ट्री ऑप्शनल वगैरह वगैरह, तो आप उन सब का भी लाभ ले सकते हैं। और इन्होंने ये सिस्टम ऐसा किया कि आप 1 साल का प्लान अगर लेंगे तो सपोज ये अभी अगस्त से लिया प्लान, तो 1 ईयर कब खत्म होगा? अगस्त 2022 में। लेकिन उस वक्त जो मेंस होगी, मान लीजिए वो सितंबर में हो या अक्टूबर में हो, नहीं कोरोना के चलते भगवान नहीं करे दिसंबर या जनवरी में हो, सो टिल दैट मेनी मंथ्स यू विल गेट एक्सटेंशन। ऐसा ही 2 साल का भी प्लान में है। और अगर आप 2 साल का प्लान लेते हैं और उसमें भी कोई यूपीएससी में फेल हो जाए तो उसको 3rd ईयर फ्री मिले। हालांकि कोशिश करनी चाहिए कि 2 साल में ही हो जाए तो इसकी नौबत नहीं आए। एंड देयर आर डिस्काउंट्स गोइंग ऑन, आप उसको क्लेम कर सकते हैं यूजिंग द कूपन कोड monal.org। खैर हम शुरू करते हैं ये पिलर 4। अब पिलर 4 ही फॉर एग्रीकल्चर हम लोग पढ़ते थे। अब एक नया मुद्दा है कि नया कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री शुरू हुआ है। सो व्हाट इज दैट मैटर? गुजरात और वहां पर ये खेड़ा आनंद रीजन में मिल्क प्रोड्यूसर थे और वो अपना मिल्क बेचते थे, लेकिन कुछ मिडल मैन थे, बिचौलिए, जो उनका दूध खरीद के वो ले जाते होंगे अहमदाबाद, मुंबई और दूसरे इलाकों में, एंड दे वर नॉट गिविंग देम गुड प्राइस। तो उन्होंने सरदार पटेल से शिकायत की कि हम क्या करें। सरदार पटेल ने उनको सजेशन दिया कि आप खुद से ही एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाकर क्यों ना अपने मेंबर्स का मिल्क कलेक्ट करो और फिर उसको प्रोसेस करके बेचो। सो दिस इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट इज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल who join together with a motive of क्या, एक तो प्रिवेंट द एक्सप्लॉइटेशन बाय मिडलमैन, या फिर की वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, और ये आगे बढ़ बढ़ के क्या होगा? अमूल बनेगा। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी होती है, यूजुअली 10 या उससे ज़्यादा सदस्य अपने सब रिसोर्सेज कंबाइन करके कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के एक्ट में रजिस्टर करके अपना काम शुरू करें। ऐसी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है कि सपोज कोई एक इलाके के, कोई एक कास्ट के या कोई एक जॉब करने वाले सब आर्मी ऑफिसर्स अपना एक ऐसा क्लब बना दे और फिर उनको जो भी शॉपिंग करनी हो तो अपना पैसा कलेक्ट करके होलसेलर से सस्ते दाम पे ले ले, तो मिडलमैन वाला कमीशन उनका बच जाए। ऐसे ही प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे ये अमूल मिल्क की, जो मिल्क प्रोड्यूसर का मिल्क कलेक्ट करता है और उसमें से ये बटर, चीज, आइसक्रीम बना के बेचे। फार्मर कोऑपरेटिव हो सकता है, मार्केटिंग के लिए कोऑपरेटिव्स वगैरह वगैरह। अब वो हैंडआउट में सब दिया है आराम से, उसके सेलिएंट फीचर क्या होता है, क्लासिफिकेशन, वो सब आप देख लेना। मित्रों अभी प्रीलिम कब है? अक्टूबर महीने में। सो अराउंड 6 वीक्स लेफ्ट। तो आपने क्या करना चाहिए? जो चीज़ पढ़ के समझ में आए तो वीडियो लंबा देखने मत बैठो। मैं इधर ये वीडियो लंबा खींच सकता हूँ पर उसका आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फायदा नहीं। सो आई एम नॉट गोइंग टू टीच द थिंग्स विच आर इजी टू अंडरस्टैंड बाय रीडिंग, तो खुद से देख लेना। तो कुल मिला के मामला क्या था, ये सब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द्वारा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस का सुपरविजन, एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लीगल सब, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव रजिस्टर, वो सब के काम वो देखते थे। बट नाउ गवर्नमेंट डिसाइडेड कि वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री गेट्स ओवरबर्डन, वो फार्मर का भी देखे, एनिमल हस्बेंड्री का देखे और कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो बेटर हम एक अलग मंत्रालय बना देते हैं। सो नाउ वी हैव सेट अप अ सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर दिस कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब उसके फायदे नुकसान क्या होंगे? तो फायदा ये होगा कि डेडिकेटेड है तो ध्यान दे पाएगा, अच्छे से काम कर पाएगा। चुनौतियां क्या है? नॉन बीजेपी स्टेट्स को लगता है कि हमारा जो अपने स्टेट्स में कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर इनकी दखल बढ़ जाएगी, और फिर ऑपोजिशन पार्टी को डर लगता है कि अलग अलग जो स्कैम हुए उसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स का नाम आ रहा है तो कोऑपरेटिव स्कैम्स में मतलब नॉन रूलिंग पार्टी वालों को परेशान करेंगे वगैरह। सो इट विल रिक्वायर एक्टिव कोऑपरेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, तभी ये ठीक से काम कर सकता है। दूसरा एक प्रॉब्लम ये रहता है कि अमूल, इफको जैसे कोऑपरेटिव बॉडीज अच्छे से काम करते हैं क्योंकि वहां पर प्रोफेशनल मैनेजर्स आर डूइंग द थिंग्स, वेयर एज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो जैसे नाफेड वगैरह, तो IAS ऑफिसर को बिठा देते हैं एंड देन इट मे नॉट बी वर्किंग विद फुल एफिशिएंसी, जैसा कोई बिजनेस मार्केटिंग वाले को बिठा दो। खैर वो सब मुद्दे हैंडआउट में दिए, देख लेना। फिर हमने देखा था सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एग्रीकल्चर, फुल लेंथ कोर्स में हमने क्या पढ़ा था कि एग्रीकल्चर के सब इनपुट यूज करेंगे, लैंड, सीड, वाटर, फर्टिलाइजर वगैरह।
फिर उससे ऐसे आउटपुट में हम लोग सेलिंग करेंगे एपीएमसी मंडी में, एक्सपोर्ट करेंगे, एमएसपी, पीएम आशा, पीएम किसान सब देखा था। उसमें नया क्या है? तो फूड इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में नया क्या है? 2019-20, फिर देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर अब 2020, तो ये दिखा रहा है फूड इन्फ्लेशन, खाद्य महंगाई दर। मतलब ये ऐसी बात है कि पहले ऑनियन 100 रुपये में बिक रहे और अभी 110 में बिकना शुरू करे, तो विल से दैट इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज्ड। सो ऑब्वियसली दिस इज एक्सपेक्टेड। कोरोना लॉकडाउन में सप्लाई चेन डिसरप्शन हुए होंगे तो फूड इन्फ्लेशन हुआ होगा। फिर बात है कि अक्टूबर 2020 से लेकर थोड़ा थोड़ा कम भी हो रहा है। वाई? बिकॉज एट दैट टाइम ऑन लॉकडाउन स्टार्टेड, तो फूड प्रोडक्ट्स की जो सप्लाई चेन वापस रिवाइव हो जाएगी, तो सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस कंट्रोल में आ जाएगा। तो दिसंबर तक वापस खाद्य महंगाई, फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया, फिर वो वापस बढ़ने लगा वगैरह। तो बॉल बाय बॉल कमेंट्री चलती रहती है। उसमें इकोनॉमिक सर्वे का क्या कहना है? लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ने ऑनियन पर कुछ ऑब्जर्वेशन दिए। उसने ये पाया कि गवर्नमेंट एजेंसी वैसे तो प्राइस रेगुलेट करने के लिए ऑनियन प्रोक्योरमेंट करती है कि अचानक प्राइस बढ़ जाएगा तो हम लोग अपने सब सप्लाई बढ़ाने के लिए मार्केट में रिलीज कराएंगे, बट यूजुअली दे प्रोक्योर एंड स्टोर द ऑनियंस ओनली एट 3 प्लेसेस, कि गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अभी समझिए कभी इस तरफ ही साइक्लोन आ जाए तो ऑब्वियसली वो सारे रोड और सब सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगा, सो इट क्रिएट्स ट्रांसपोर्ट बॉटलनेक्स। तो इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है कि ये जो ऑनियन स्टोर किए जाते हैं इसे जरा डिसेंट्रलाइज तरीके से अलग अलग स्टेट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में स्टोर किया जाए, तो अचानक से कहीं पर एक्सेसिव रेन, नेचुरल डिजास्टर, साइक्लोन के चलते सप्लाई चेन डिस्टर्ब नहीं हो। दूसरा, हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया, ई-विन, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो उसे पता चलता है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट हाउ मच वैक्सीन सप्लाई इज अवेलेबल। तो उसी तरह से, और ये ई-विन तो पहले से, अभी का नहीं, ये तो पोलियो वगैरह की वैक्सीन चलती है तब से, ऐसा नहीं कि कोरोना में नया लेके आए, इट इज ऑलरेडी देयर। सो इकोनॉमिक सर्वे है सजेस्टेड कि ऑनियन का सप्लाई मॉनिटर करने के लिए भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म डेवलप हो, सो दैट वी कैन नो कि कौन से स्टेट में कितना सप्लाई अवेलेबल है, उस हिसाब से प्राइस रेगुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सो वी कैन यूज द टेक्नोलॉजी फॉर बेटर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तीसरा, ये क्या है? फ्रेश ऑनियन, मतलब नमी वाले। और ये क्या है? ये सूखा सूखा वेफर नहीं है, दे आर डिहाइड्रेटेड ऑनियन, मतलब सुखाए गए प्याज। तो सुखा दिया हो कोई भी चीज तो आप जानते हैं उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, वो बिगड़ेगा नहीं, लंबे समय तक रहेगा। तो इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा कि हमने ऐसे सुखाए हुए प्याज का स्टॉक बना के रखना चाहिए एंड देन यूज इट फॉर कुकिंग पर्पज। तो वो मतलब वो सप्लाई लंबी हम स्टोर कर सकते हैं। और जो फ्रेशर ऑनियन है उसको अभी सेल कर दो, और जो स्टोर करने हो तो उसे डिहाइड्रेट कर दो। सो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग हाउ टू कंट्रोल द ऑनियन इन्फ्लेशन। उसी तरह एक और मुद्दा है एडिबल ऑयल, खाद्य तेल। तो भारत में सप्लाई सफिशिएंट नहीं है, हमने बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, बट देन देयर आर प्रॉब्लम्स कि अर्जेंटीना और दूसरे स्टेट कंट्रीज में लानिना इफेक्ट के चलते प्रोडक्शन ठीक नहीं हो रहा है। मलेशिया, इंडोनेशिया से सप्लाई आना चाहिए तो चाइना सब खरीद लेता है। कोरोना में सप्लाई चेन इश्यूज थे। सो गवर्नमेंट डिसाइडेड लेट अस बिकम आत्मनिर्भर इन दिस एडिबल ऑयल, पर्टिकुलरली पाम ऑयल प्रोडक्शन के लिए सेल्फ रिलायंट बनना है हमको। उसके लिए स्कीम लेकर आए हैं, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल डैश ऑयल पाम। अब वैसे इसका इतना फैंसी नाम बन नहीं रहा है कि कुछ एमसीक्यू बन जाए, फिर भी कुल मिलाकर 2 कंपोनेंट है इसके। एक होता है प्राइस अश्योरेंस, जैसे वो पीएम आशा योजना में कि किसान ने मार्केट में सेल किया और उसको प्राइस नहीं मिला एमएसपी के बराबर, तो गवर्नमेंट प्राइस डेफिशिएंसी पे करेगी, ऐसा इधर कुछ है। और दूसरा, उसे सीड प्लांटिंग ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। सो इट इज ऑल गिवन इन योर फ्री हैंड आउट फॉर दिस 4th पिलर, उस पे पेज 120 पे दिया है, आराम से पढ़ लेना। उसी तरह ये वर्ल्ड फूड प्राइस किसको मिला, ये सब है हैंड आउट में, देख लेना। वो वीडियो में और खींचना नहीं है, एक एक लाइन घिस घिस के मैं पढ़ाऊँ। आगे बढ़ते हैं, पिलर 4B। सो वी आर डन विथ पिलर 4A। अभी आपको लगे ये तो कैसे खत्म हो गया, बहुत बड़ी बड़ी तो चीज हुई थी उसमें, तो वो ऑर्डिनेंस किधर गए और एपीएमसी रिफॉर्म वाला किधर गया? भाई वो सब हम पढ़ चुके हैं। कब पढ़ चुके हैं? लास्ट टाइम विन 20 सीरीज में पढ़ चुके हैं, पुराने हैंडआउट और लास्ट ईयर के फ्री वीडियोस देख लेना, ऑल दैट इज कवर्ड। सो दैट वाज कवर्ड ऑल द वे अप टू मे बी सितंबर अक्टूबर ऑफ 2020। तो उसके बाद क्या होगा? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में हम लोग वापस मिल रहे हैं।
तो बीच में कितने बड़े डेवलपमेंट आए भाई। जाने लायक चीज क्या होती है, इकोनॉमिक सर्वे बजट में कुछ नया लिखा हो तो, बाकी इधर उधर तो चलते रहता है। बट एवरीथिंग इज नॉट ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट फॉर द स्कोप ऑफ एग्जाम। प्रीवियस पेपर भी देख लिया करो। तो हर जगह घुस घुस के छोटी छोटी चीज में प्रिपेयर करते रहे, करंट अफेयर्स की छाती पीटते रहे, नॉट यूजफुल। सिलेक्टेड चीजें करनी चाहिए कि जहां पर आपको हाई स्ट्राइक रेट लगता हो, वरना दूसरे सब्जेक्ट में इतनी और तैयारी आप करें। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं पिलर 4B। तो उसमें हम पढ़ते थे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर। अभी फुल लेंथ सीरीज में हमने देख लिया था वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग और क्रोनी कैपिटलिज्म और लेबर कोड और फैक्ट्री एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वगैरह। इसमें नया क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आया, मतलब इस साल जनवरी 2021 में जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आया, उसमें एक चैप्टर है, सो वी हैव टू प्रिपेयर इट फॉर लिटिल बिट फॉर द मेंस आंसर राइटिंग। प्रोसेस रिफॉर्म्स इनेबलिंग डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता के दौरान सही निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में बदलाव करने की जरूरत है। तो कैसे? कुल मिलाकर बात यह है कि भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, अलग अलग रूल्स में काफी अनसर्टेनिटी है, ओवर रेगुलेशन है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स एक तो डिसीजन लेते नहीं, और लेते हैं तो भी डर डर के लेते हैं कि हम किसी का कोई फाइल पास कर देंगे तो कोर्ट, सीएजी, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, फिर ये सीबीआई, मीडिया, ये लोग हंगामा करेंगे और हमारी नौकरी चली जाएगी, हमको प्रमोशन नहीं मिलेगा, कंट्रोवर्सी में हम आ जाएंगे। सो एज ए रिजल्ट एक आईएएस ऑफिसर क्या करेगा, उसको डर लगता है इन सब से, तो वो क्या करेगा, इतने ज्यादा नियम बना दूंगा कि मेरे पर कोई उंगली नहीं उठा सके। कोई भी फाइल पास करनी हो, सपोज एनवायरमेंट में पॉल्यूशन कंट्रोल का ये फाइल पास करना है, या कुछ रोड हाईवे क्लियरेंस देने के लिए ये फाइल पास करना है, सो ही विल मेक सो मेनी रूल्स कि फिर वो उसमें से कुछ डिसीजन ले दे, एंड देन ही विल से आई हैव टेकन डिसीजन एज पर द रूल्स, और वो रूल्स ऐसे हों कि किसी को कोई समझ में ही नहीं आए और लॉजिक भी नहीं बैठे। सो व्हाट दे डू इज मेक टू मेनी रूल्स, जरूरत से ज्यादा सब नियम बना देते हैं, और फिर जरूरत से ज्यादा नियम होंगे तो क्या है, देयर आर मल्टीपल वेज टू इंटरप्रीट देम। उनको ठीक लगे ऐसा उसका अर्थघटन, वो नियमों का, उसी नियम का मौके के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग रूप से अर्थघटन करेंगे। बड़ा आदमी होगा तो ठीक है आपके लिए ऐसा करके पास कर दिया, छोटा आदमी तो भाग वरना ब्राइब दे वगैरह। तो ऐसा अति नियमन, उससे डिस्क्रिशन मतलब उसकी विवेकाधीन चीजें बढ़ जाती हैं, तो डिले, ब्राइबरी, करप्शन, ये सब का स्कोप पैदा होता है। ऐसी प्रॉब्लम हमको बैंकिंग सेक्टर में दिखती है कि ओवर रेगुलेशन के हिसाब से आरबीआई ने इतने सारे बीच में नियम बना दिए कि ये ऐसे में जीरो अकाउंट में ऐसा करो, ऐसे में 1 अकाउंट में ऐसा करो वगैरह। एंड देन बैंकर्स हैव बिकम एक्सेसिवली कॉशियस कि लोन देने से पहले वो मतलब डरते रहते हैं, एंड इट इज हार्मिंग द बिजनेस एक्सपांशन। उद्योगपति बोलते हैं हमको आसानी से लोन नहीं मिल रहा है, वी वांट टू एक्सपांड आवर बिजनेस एंड इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। ऑन दी अदर हैंड एनबीएफसी में शैडो बैंक्स, याद करो शैडो बैंक क्या थे, विन 20 सीरीज में देखा था, आईएलएफएस टाइप की चीज जो असल में बैंक नहीं है लेकिन बैंक की तरह लोन देने का काम कर रही है। हाँ, तो वो आरबीआई के फुल रेगुलेशन में है नहीं, तो वो तो मल्टीपल फाइनेंशियल स्कैम करते रहे तो भी कोई स्टिक एक्शन हो नहीं रही है। सो देयर आर सम प्रॉब्लम्स। तो इसमें क्या सॉल्यूशन है, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि एक तो हमने डॉक्ट्रिन ऑफ बिजनेस जजमेंट रूल अपनानी चाहिए। वो ऐसी है कि रतन टाटा, वो टाटा बोर्ड के अंदर वो सब लोग बैठे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, तो जब तक साबित नहीं हो जाए कि उन्होंने कुछ गलत किया है, तब तक हमने ये मानना चाहिए कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्होंने शेयर धारकों के फेवर में, हक में, उनके फायदे के लिए जो भी डिसीजन लिए थे। सो नो एक्शन विल बी टेकन अनलेस इट इज प्रूव्ड दैट अ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वेर एक्टिंग अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। मतलब अलग अलग जगह पर ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है करके जो कंपनीज एक्ट में और टैक्सेशन में और सब जगह पर इश्यूज क्रिएट किए जाते हैं, उसमें ये बिजनेस जजमेंट रूल की डॉक्ट्रिन अपनाई जाए। फिर बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम में अलग अलग बोर्ड्स बनाए गए जो उसको पास करेंगे, सब्सिडी देंगे, अप्रूवल देंगे, जैसे हैंडलूम बोर्ड, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, कॉटन एडवाइजरी बोर्ड, जूट एडवाइजरी बोर्ड। तो गवर्नमेंट ने इन सबको एबॉलिश किया क्योंकि जितने ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन होंगे उतना ज्यादा ओवर रेगुलेशन होगा। अब उसी तरह बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे फिल्म के ऑर्गेनाइजेशन थे, उनको भी मर्ज करके सरकार ने एक बना दिया, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। So we need to reduce the number of government organizations to reduce the problem of over regulation. ओवर रेगुलेशन में ही बहुत ज्यादा ट्रिब्यूनल बना दिए थे, तो सरकार ने ये किया है ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म ऑर्डिनेंस। उसमें क्या किया,
फॉर एग्जाम्पल सिनेमेटोग्राफ एक्ट में होता है एक सेंसर बोर्ड जिसका असल में नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो वो सब अलग अलग सर्टिफिकेट देगा जैसे यूए वगैरह। तो कोई फिल्म मेकर को प्रॉब्लम है तो ऊपर अपील में जाना तो किधर जाए, फिल्म सर्टिफिकेट एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो सरकार ने इसको डिलीट कर दिया है, एबॉलिश कर दिया। क्यों? बिकॉज पब्लिक एट लार्ज इज नॉट लिटिगेंट। ये तो फिल्म निर्माता ही उधर आते हैं, सामान्य जनता तो उधर आती नहीं है। और ये ट्रिब्यूनल बनने से कोई हाईकोर्ट का काम बहुत कम हो गया, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर जितने सारे ऑफिसर हैं उनको जितना सैलरी, बंगलो, गाड़ी के खर्चे देने पड़ते हैं, इट इज नॉट मेकिंग एनी फाइनेंशियल सेंस टू गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट हैज एबॉलिश्ड मेनी सच ट्रिब्यूनल्स अंडर द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस। तो ये सब हुआ है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है। ये जो ओवर रेगुलेशन की प्रॉब्लम है उसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है टोरा एक्ट, दैट इज ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूल्स एक्ट, टोरा। इसको समझाना हो तो एक मजाकिया एग्जांपल से, आपने ये सीरीज देखी हो ऑफिस, वो उस सीरीज में ऐसा होता है कि देयर इज वन प्रोटैगनिस्ट, वो हीरो को कोई भी सरकारी ऑफिस का काम करना हो तो अलग अलग ऑफिसर वो काम करेंगे नहीं और इधर उधर उसको घुमाते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज उसको बंदूक का लाइसेंस लेना हो तो ये लोग बोले जाओ तुम जाके वो गैजेट नोटिफिकेशन ये तारीख का होम मिनिस्ट्री में उसमें लेके आओ और उसमें से देख के फॉर्म भरो। फिर वो वहां पर फॉर्म देखेगा तो इट इज ओनली फॉर रिवॉल्वर, लेकिन मुझे तो लंबी वाली लाइसेंस मतलब राइफल चाहिए। तो फिर वो कहेंगे नहीं उसका तो अलग से जीआर नंबर और ये वाला फॉर्म तुम ये वाली स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से लेकर आओ। तो आसान भाषा में एक जगह सीधा साधा समझ में आ जाए ऐसा कोई नियम ऑफिसर्स बताते नहीं है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ साल पहले सजेस्ट किया कि कानून बने ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूल्स एक्ट, यानी नियमों में पारदर्शिता अधिनियम की साफ साफ सिटीजन को बता दो भाई कि ये वाली चीज में ये वाले फॉर्म में ऐसा करना होता है, 10 जगह इधर उधर घुमाया मत करो। सो दैट इज द आइडिया ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूल्स एक्ट, that all organization will have to publish the latest rules and regulations इंग्लिश हिंदी वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में यूनिफाइड और कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर्मेट में। मतलब आप कहें मुझे राइफल चाहिए, हाँ तो उसका सपोज हम सोचे कि होम मिनिस्ट्री में काम होता होगा पुलिस और वो सब, तो सारे रूल्स वहां होने चाहिए। फिर ऐसा नहीं अच्छा आपको स्पोर्ट्स वाला राइफल चाहिए तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में जाओ, फिर कुछ की नहीं वो तो कुछ एक्स, देयर शुड बी यूनिफाइड, एक जगह पर सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और ऐसे एक कैटलॉग में मान लीजिए एक ऐसी पीडीएफ फाइल बनी हो उसमें जो रूल नहीं लिखा है तो सिटीजन पर वो लागू नहीं होगा। समझते हैं? मान लीजिए एजुकेशन मिनिस्ट्री का ऐसा ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूल्स एक्ट में वो एक पीडीएफ फाइल बनाकर अपलोड करें, उसमें सब लिखा होगा कि सपोज देयर इज वन XYZ स्कॉलरशिप स्कीम, उसमें स्टूडेंट को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलेगी जिसके लिए उसने आधार कार्ड और स्कूल मार्कशीट डिपॉजिट करनी होगी, उसकी कॉपी डालनी होगी। है तो खेल खत्म। अब उस पीडीएफ फाइल में ऐसा नहीं लिखा हो कि स्टूडेंट ने आई कार्ड भी जेरोक्स देना होगा, तो फिर ऑफिसर मांग नहीं सकता कि आई कार्ड लेके आओ, वो तो वैसे भी इम्प्लाइड है, वो स्कूल मार्कशीट दिखाएगा तो स्टूडेंट होगा तो ही दिखाएगा। तो वट एवर इज नॉट रिटर्न इन दैट पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल सिटीजन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू कंप्लाई विद दैट। तो इससे फायदा क्या है, ऑफिसर का डिस्क्रिशन विवेक कम हो जाएगा, विवेकाधीन ये लाओ वो लाओ करके ब्राइब मांगते हैं तो ब्राइबरी और हैरेसमेंट कम हो जाएगा। अब ये टोरा एक्ट वैसे तो प्रपोज किया था 2017 के इकोनॉमिक सर्वे में, फिर 2021 में वापस वही बात रिपीट होती है तो वापस ये चर्चा में आता है। अब वैसे सोचे तो इसमें और भी दूसरे एंगल्स हैं, आरटीआई के साथ कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करो, सिटीजन चार्टर के साथ कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करो, बट वो सब इकोनॉमी के मुद्दे नहीं है, दे आर पॉलिटी गवर्नेंस इश्यूज फॉर मेंस पेपर 2 and 4। हाँ तो इसका जवाब क्या है, 4 साल पहले मैंने एक डिटेल आर्टिकल लिखा था, मेरी वेबसाइट पे सर्च कर लेना, या मृणाल TORA टोरा तो मिल जाएगा। सो जस्ट गो थ्रू दैट फॉर मेंस पेपर 2 and पेपर 4। उसके बाद ये बात कर रहे हैं हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। तो स्वाभाविक है हर साल अलग अलग रिपोर्ट आते रहेंगे, तो वो सब लिस्ट दी है, ढेर सारे रिपोर्टें आराम से हैंड आउट में देख लेना, वो एक एक लाइन घिस घिस के मैं पढ़ा हूँ, उसका कोई 40 मिनट हमको ऐसे नहीं बर्बाद करने। अब आप पाएंगे मित्रों कि ढेर सारे रिपोर्ट बनते हैं तो हम क्या करें, कुछ लोग ऐसी डर में रहते हैं कि प्रीलिम में 90 आउट ऑफ 100 में से 90 क्वेश्चन तो ऐसे रिपोर्ट और रैंकिंग के ही आएंगे क्योंकि पूरा दिन पीडीएफ और करंट अफेयर्स वाले वही पढ़ाते रहते हैं। भाई ऐसा नहीं है, बहुत खींच के 2-3 डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ निकल के आए, और वो भी कोई जरूरी नहीं है कि आपने पढ़े उतने रिपोर्ट, वो तो कुछ और ही पूछ ले,
या फिर कि वो इतना आसान पूछ ले कि आपने जो 25 रिपोर्ट की उसका कोई उपयोग ही नहीं हो। सो प्रिपेयर एवरीथिंग विद इन सेंसिबल लिमिट्स, मर्यादा में तैयार करिए, बस पूरा दिन उसी में घुस के मत लगे रहो। आगे बढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में और क्या क्या देखा था। ये सब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सर्कुलर इकोनॉमी, मेक इन इंडिया, असेंबल इंडिया, वो सब हमने देखा था। स्टार्टअप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन सब में नया क्या चल रहा है। एक तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, फार्मास्यूटिकल, भारत ग्लोबल फार्मा बन सकता है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कुछ अपडेट्स देते हैं फिर एक ब्रेक लेंगे। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई, वैसे मेरे ख्याल से विन 20 सीरीज में कहीं मैंने पढ़ा दिया था, अपन हैंडआउट में नहीं था, तो वापस ये जो नया हैंडआउट मैंने अभी अपलोड किया है उसमें वो है टेक्स्ट मटेरियल भी। कुल मिलाकर 2 लाइन का ही मुद्दा है भाई। बात ऐसी है कि सपोज एप्पल कंपनी इंडिया में अपनी फैक्ट्री बना दे, तो फिर उसको पूछा जाए कि आपने 2019-20 में कितना सेल किया था इंडिया मेड प्रोडक्ट्स का, सपोज 100 करोड़ का, और उसके सामने 2020-21 में कितना ज़्यादा इंडिया मेड प्रोडक्ट्स का सेल किया, सपोज 120 करोड़, तो एक्स्ट्रा कितना सेल किया उसने भारत में बनाए आईफोन का, 20 करोड़ रुपीज वर्थ ऑफ इंडिया मेड आईफोन्स वेयर सोल्ड। हाँ, तो उस हिसाब से वो जो एक्स्ट्रा उसने ग्रोथ लाया वो 20 करोड़ का 4 to 6% सब्सिडी या इंसेंटिव उस कंपनी को दिया जाएगा। दैट इज द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। 2019 के अनुपात में सालाना भारत में निर्मित हुई वस्तुओं की बिक्री में कितनी बढ़ोतरी हुई, वो बढ़ोतरी के जो रकम है उसका 4 to 6% it will be given to the company as a subsidy so that they feel encouraged to leave China and set up factories in India। ऐसा ऑटोमोबाइल सेक्टर, फिर वो बैटरी जो इलेक्ट्रिक कार में यूज हो वगैरह, या फार्मा प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम, फूड प्रोडक्ट्स, सोलर सेल्स, वाइट गुड्स। वाइट गुड मतलब डोमेस्टिक होम अप्लायंस जैसे एसी, एलईडी बल्ब्स वगैरह, टेक्सटाइल, स्पेशलिटी स्टील वगैरह। अब इसमें और भी नए नए सेक्टर फ्यूचर में ऐड हो सकते हैं और उसकी रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल मिनिस्ट्री काम देखती है। जैसे सोलर सेल में भी ऐसा आपको सब्सिडी मिलेगा फैक्ट्री को, सो दैट वर्क विल बी लुक्ड आफ्टर बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नवीन और पुनः नवीनकरण ऊर्जा वाला मंत्रालय देखेगा, और ये सबसे बहुत सारे जॉब क्रिएट होंगे और अगले साल में बहुत सारा अपना जीडीपी बढ़ेगा वगैरह वगैरह। इसमें पूरा दिन न्यूज में कमेंट्री चलती रहती है, वो ऐसी चलती है कि सपोज ये केमिस्ट्री सेल बैटरी वाला सेक्टर अभी नोटिफाई करें और उसमें 2-3 कंपनियों को अप्लाई करने का मौका दिया जाए तो इसकी कॉलम आ जाएगी, फिर ये आए तो इसकी कॉलम आ जाएगी। फिर मोबाइल और टेलीकॉम नेटवर्क वाले, उनको क्या कंप्लेन है कि 2019 नहीं, हमने तो 2020 वाला बेस ईयर चाहिए या 2021 वाला चाहिए वगैरह, वट एवर इज हेल्पिंग देम इन देयर कैलकुलेशन। तो वही जीसीपीटी चीजें चलती रहती है। जहाँ तक एमसीक्यू का काम है तो हैंड आउट में दिया उतना काफी। तो फालतू की उसमें और पीएचडी करने का कोई मतलब नहीं। फॉर एग्जांपल की कौन सी चीज पे 4% सब्सिडी मिलेगी, किस पर 6% मिलेगी, फिर ये 2019 के सामने 2022 का गिनेंगे या 2021 के सामने गिनेंगे, या क्या मेथड है, और इंसेंटिव का मतलब क्या है, सब्सिडी है या बैंक में पैसा देंगे या जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट देंगे। कुछ लोग इसी में लगे रहते हैं, और वो इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि कुछ प्राइवेट एमसीक्यू बनाने वाले क्विज मास्टर, उनको खुद कभी यूपीएससी का पेपर एनालाइज नहीं किया और वो ऐसे फालतू सब चीजों के एमसीक्यू बनाते रहते हैं। सो इनोसेंट स्टूडेंट टेंड टू थिंक दैट दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई ये सब ऑपरेशनल गाइडलाइन का ढिंडोरा हमको पीटने की कोई जरूरत नहीं है। 2-2 लाइन में बेसिक आइडिया होना चाहिए। डोंट वेस्ट टाइम इन सच टाइप ऑफ फालतू प्राइवेट मॉक टेस्ट, किसी की भी हो। अभी ये करीब 6 हफ्ते बाकी हैं तो बहुत सारे लोग मौज में आ जाएंगे, ये वाला वो वाला मैं सब पेड टेस्ट खरीद लूँ, और फिर रोते रहते हैं कि उसमें तो मेरा सिर्फ 60 स्कोर बन रहा है। अरे भाई पन वेदर इट इज रेलेवेंट टू यूपीएससी, ऐसे फालतू एमसीक्यू बनाओ और फिर 200 में से आपके मान लीजिए 40 मार्क आए, सो डज इट मीन दैट यू आर अ बैड स्टूडेंट, और डज दैट मीन कि वो उस बनाने वाले को समझ नहीं। तो डोंट बी सेंसिबल इन योर प्रिपरेशन। आगे का मुद्दा इंडिया इज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, और उसके बाद कुछ और भी मुद्दे हैं जो पढ़ने हमको, बट आई थिंक लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स।
30 more seconds. ऑलराइट, तो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे हम लोग बात कर रहे हैं पिलर 4B मैन्युफैक्चरिंग, तो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग। द लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे सेज दैट इंडिया कैन बिकम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया को जितना ड्रग्स मेडिसिन चाहिए वो सब भारत पैदा कर सकता है। तो उसमें अपने स्ट्रेंथ्स क्या है? रॉ मटेरियल है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से सब मिल जाता है, स्किल्ड वर्कफोर्स है, और भारत में जो ड्रग कंपनियां हैं उसकी फैक्ट्रीज दे आर सर्टिफाइड बाय यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी यूएस FDA। तो इससे फायदा क्या है? इवन इफ यू प्रोड्यूस हियर एंड एक्सपोर्ट टू यूएसए, देयर विल बी वेरी लेस चांसेस दैट इट विल बी रिजेक्टेड ऑन क्वालिटी ग्राउंड्स, क्योंकि उनके सब क्वालिटी पैमानों के हिसाब से ही उत्पादन होता है, और फिर हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ी है वगैरह। हालांकि जत्थे के हिसाब से हम तो अभी बहुत पीछे हैं। जर्मनी, स्विट्जरलैंड और यूएसए जितना एक्सपोर्ट करते हैं उसके सामने भारत तो 11th रैंक पे आएगा। तो अभी हमने और आगे बढ़ना है। नाउ व्हाट आर द वीकनेस, कमजोरी क्या है? अपनी कमजोरी है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी API। वो ऐसा है कि क्रोसिन टैबलेट बनाई जाए तो उसके अंदर जो मेन दवाई या घटक है पैरासीटामोल, सो दैट वी हैव टू इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। ऐसे बहुत सारे अलग अलग दवाइयों के API वी हैव टू इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, तो वो हमारी वीकनेस है। और जितना स्विट्जरलैंड, यूएसए और जर्मनी फार्मास्यूटिकल में नए नए ड्रग्स मेडिसिन डेवलप करने में खर्च करते हैं पैसा, उसके सामने भारत के प्राइवेट सेक्टर कंपनियां खर्च नहीं कर रही हैं। सो वी आर अनेबल टू कम अप विद न्यू वैक्सीन्स एंड अदर थिंग्स एट द सेम स्पीड लाइक सम अदर कंट्रीज। और कोरोना पेंडेमिक में भारतीय फार्मा सेक्टर अपनी डोमेस्टिक डिमांड को भी मीट अप नहीं कर पा रहा है। जैसे वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बनानी है तो वो रोते रहते हैं कि अमेरिका से हमको ये वाला वैक्सीन का फिल्टर और ये रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है वगैरह। सो दीज आर ऑल आवर वीकनेसेस। अभी उसी के कंटिन्यूएशन में लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ने एक और बात लिखी है वॉल्यूम 1 चैप्टर 8 में। कुल मिलाकर ये है कि भारत की सब प्राइवेट इंडस्ट्री वो रिसर्च डेवलपमेंट पे जितना खर्च करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे ने लिस्ट बनाई कि जीडीपी के हिसाब से पूरी दुनिया में टॉप 10 कंट्री कौन से हैं। तो यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया, ये सब टॉप 10 कंट्री में आते हैं। तो इसमें जो बाकी सब देश हैं इंडिया चाइना को छोड़ के, मतलब 10 में से कितने, 8, ये यूएसए, जापान वगैरह, दे आर स्पेंडिंग 3% ऑफ देयर जीडीपी ऑन रिसर्च डेवलपमेंट। चाइना इज स्पेंडिंग 2.5% ऑफ देयर जीडीपी ऑन रिसर्च डेवलपमेंट, और अपना भारत देश महान 0.65% ऑफ जीडीपी ऑन रिसर्च डेवलपमेंट। तो इंडिया को एटलीस्ट इसको बढ़ा के एटलीस्ट इट्स नीड टू बी 2% ऑफ आवर जीडीपी मस्ट बी स्पेंट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, संशोधन और विकास। तभी ये सब फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल एंड मेनी अदर थिंग्स वहां पर हमें बढ़त हासिल हो सकती है। हाँ, तो एक तो हम पाते हैं कि यस वी आर बिहाइंड द अदर टॉप 10 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च डेवलपमेंट यानी GERD। दूसरा, कोई भी देश में जो रिसर्च डेवलपमेंट में खर्च होता है तो भारत सरकार भी थोड़ा पैसा देती होगी और प्राइवेट सेक्टर वाले भी पैसे देते होंगे। इन अदर कंट्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मान लीजिए वो 90 करोड़, तो प्राइवेट सेक्टर वाले 150 करोड़ खर्च करते होंगे। मतलब अन्य बड़े देशों में सरकार के मुकाबले निजी क्षेत्र की कंपनियां जैसे जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, नोवार्टिस, वो सब बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है। भारत में इसका उल्टा है, इट इज रिवर्स इन इंडिया, कि गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन 55% ऑफ द टोटल रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, और प्राइवेट सेक्टर वाले तो माइनॉरिटी में। सो इट नीड्स टू बी रिवर्स्ड। दूसरा, अन्य 10 देशों में, मतलब ये टॉप 10 इकोनॉमी में जो बाकी 9 कंट्रीज हैं वहां पर भी सब पेटेंट फाइल किए जाते होंगे, जैसे फाइजर ने किया होगा या जॉनसन एंड जॉनसन ने किया होगा अलग अलग वैक्सीन का। सो द नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइल्ड बाय रेसिडेंट्स इज मोर देन नॉन रेसिडेंट। मतलब अमेरिका में कोई कंपनी हो, उसी ने अमेरिका में पेटेंट फाइल किया हो, और सामने भारत वालों ने जाके कोई पेटेंट फाइल किया हो, तो अमेरिकन विल बी मोर इन नंबर। इंडिया में इसका रिवर्स है, मतलब भारत में डाली जाने वाली ज्यादातर पेटेंट अर्जियां गैर निवासियों द्वारा, विदेशियों द्वारा होती है।
So that also shows कि Indian people are not doing sufficient number of research development and patent applications. Now, economic survey has criticized this जुगाड़ mentality of Indian private sector. जुगाड़ मतलब सही से रिसर्च डेवलपमेंट नहीं करते हुए ऐसे कुछ जुगाड़पंथी में काम कर लिया जाए, यू सेलो टेप मार दो, प्लास्टिक का चिपका दो और करते रहो। वो मोटरसाइकिल की मदद से भी वो आटे की मिल भी चलाओ, उससे मोटरसाइकिल से ही वो कपास को प्रोसेस करने की सब मशीन चलाते रहो एंड एवरीथिंग। दैट इज जुगाड़ मेंटालिटी रादर देन डेवलपिंग स्पेसिफाइड मशीन्स फॉर इट। अभी देखना यह है कि जर्मन गवर्नमेंट कोई टैक्स बेनिफिट नहीं देती उनके प्राइवेट सेक्टर को कि आप रिसर्च करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, हम कोई टैक्स सब्सिडी कुछ नहीं देंगे। एंड येट देयर कंपनीज आर स्पेंडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स ऑन रिसर्च डेवलपमेंट। व्हाई? क्योंकि उनको पता है इफ वी डेवलप सम न्यू मेडिसिन, सम न्यू इंस्ट्रूमेंट, सम न्यू टाइप ऑफ कैमरा लेंस और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, वी कैन मेक मिलियंस ऑफ प्रॉफिट। पर भारत में इवन दो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग लॉट्स ऑफ टैक्स बेनिफिट्स टू कंपनी कि आप रिसर्च डेवलपमेंट में पैसा खर्च करो तो आपने अपने प्रॉफिट पर कॉर्पोरेशन टैक्स यानी निगम कर जो भरना होता है पहले से कम भरना पड़ेगा वगैरह। स्टिल आवर कंपनीज आर नॉट डूइंग इट एंथुसियास्टिकली। और ये जुगाड़ मेंटालिटी के चलते इनोवेशन ठीक नहीं चल रहा, असेंबल इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट इंडेक्स में अपना नाम आगे नहीं आ रहा है। दोज आर द प्रॉब्लम्स। अब 10 इकोनॉमी में ये सब है ऐसा साबित करने के लिए लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के वॉल्यूम 1 चैप्टर 8 में कितने 49 पेजिस का बोल बच्चन दिया है कि भर भर के ज्ञान दिया, देखो ये ग्राफ, देखो ये ग्राफ, देखो ये ग्राफ, और 2-2 घंटे की उसकी कमेंट्री हम बनाते रहे, उसका कोई काम नहीं। जो 4-5 मुद्दे जानने लायक थे देख लिए, मेंस आंसर राइटिंग में हैंड आउट में दिए, मेमोराइज एंड कंप्लीट दिस, डोंट वेस्ट टाइम लाइक दिस। असल में इकोनॉमिक सर्वे वो दिखता है बाहर से 500 पेजेस, पर उसमें देयर इज लॉट ऑफ टाइम पास कंटेंट गिवन विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, सो नीड नॉट वरी अबाउट दैट। अभी स्वाभाविक है इतना सब इनोवेशन होगा तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे मुंह उठा के रैंकिंग बनाते हैं, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, और ये सब चलेगा तो नीति आयोग भी आ जाएगा कि हम भी बनाए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। अब उसमें क्या क्या लिखा है वो सब हैंड आउट में दिया है, आराम से पढ़ लेना, उसका 40 मिनट और वीडियो खींचना नहीं है, इट इज गिवन इन हैंड आउट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सो इट इज डन। अभी पिलर 4B में और नए क्या क्या अपडेट आए याद करो, हमने फुल कोर्स में पढ़ा था टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, तो उसमें ये सब टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, एमएसएमई मिनिस्ट्री, एमएसएमई में ड्वार्फिज्म का प्रॉब्लम, सर्विस सेक्टर, फिर ये अलग अलग कुछ रेगुलेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, फिर गोल्ड हॉलमार्किंग, फिर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, फसाई, कंज्यूमर कोर्ट्स एंड एवरीथिंग। तो उनमें नए नए क्या डेवलपमेंट आए आफ्टर द कोर्स वाज ओवर। एक तो मित्रा पार्क बनाएंगे, उभरते सितारे, नॉलेज इकोनॉमी, और एक ONDC, ऐसी सब कुछ नई नई बातें चल रही हैं। जस्ट अ मिनट। उभरते सितारे प्रोग्राम, बदन पे सितारे नहीं, उभरते सितारे। तो इसमें एक है एग्जिम बैंक। एग्जिम क्या है? I5, वो क्या होता है वो याद करो, पिलर 1B में क्लासिफिकेशन में देखा। और दूसरा है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये दोनों ने मिलके पैसा डाला एक फंड में जिसका नाम है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। AIF क्या होता है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 से भी क्लासीफाई करता है, वो सब हम पढ़ चुके हैं पिलर 1C में। तो ये सब पैसे देंगे, किसको देंगे? इसे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड MSME। और कैसे पैसा देंगे? सपोज कोई भी कंपनी शुरू करनी है या उसको एक्सपांड करनी है, यू रिक्वायर फाइनेंस कैपिटल। हाउ सो? वन थिंग इज डेट फाइनेंस, मतलब ये आदमी को लोन में पैसा दे दो, और दूसरा हो सकता है एक्विटी फाइनेंस, मतलब इसकी कंपनी के शेयर्स ये लोग खरीद लेंगे। एंड लाइक दैट द कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड, किसको? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड MSME को। और उसे क्या कहेंगे? उभरते सितारे प्रोग्राम। 2021 अगस्त में आया। प्रश्न, आप टीचर हो के ये क्या सस्ती वाली स्लाइड बना के फालतूगिरी कर रहे हो? भाई मुझे भी शर्म आ रही है, पर ये फालतूगिरी के बिना याद रखना मुश्किल हो रहा है। पिछले 1 साल में आप देखिए कितनी सारी नई नई चीज़ है। युक्ति, अब युक्ति क्या था? कुछ कोरोना रिलेटेड इनोवेशन का वो बनाया था वेबसाइट। सत्यभामा, वो कुछ माइनिंग रिसर्च का बनाया था वेबसाइट।
फिर चैंपियन पोर्टल आई थिंक एमएसएमई के लिए, और भी ऐसी 25 चीज चल रही है। मुझे तो याद रहता है, क्यों साल में ये 3-4 बार कोर्स चलाते रहते हैं, तो फिर मैं पढ़ाते रहता हूँ तो मुझे याद रहता है। आपको कैसे याद रहे? आपने भी रिवाइज करना पड़े, नहीं तो ऐसी कोई फालतूगिरी में रिवाइज करो। By hook or crook, one has to prepare and memorize the things to pass the exam. One district, one product. इसमें ऐसा है कि सपोज जयपुर और उसमें ब्लू पॉटरी मशहूर हो, मतलब ये मटके वगैरह बनाए और वो ब्लू कलर के कुछ उसमें डिजाइन हो, तो उसे सपोर्ट दिया जाए ताकि वहां से वो एक्सपोर्ट हो। ऐसा हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोई एक यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करके उसे एक्सपोर्ट करने की कोशिश कॉमर्स मिनिस्ट्री ऐसा सोच के चला रहे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब उसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री वैसे अकेला नहीं है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी अपनी तरफ से मदद करे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी अपनी तरफ से कुछ आइडेंटिफाई करे, एंड लाइक दैट दे आर प्रोवाइडिंग हेल्प टू डिफरेंट एरियाज। उसके अलावा ये मैन्युफैक्चरिंग और उसमें टेक्सटाइल, एमएसएमई, ज्वेलरी में और क्या चला। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री तो लेटेस्ट बजट में ये कहा कि हम लोग मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क यानी मित्रा पार्क बनाएंगे। वो ऐसा होगा कि एक टाइप का सपोज कोई जोन बना दिया और वहां पर जितने भी फैक्ट्री होंगे तो उनको टैक्स में छूट मिले, वहां पर कॉमन प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए कि उन सबको जितना भी कॉटन आ रहा है उसको वेइंग करना, वजन निकालना हो, तो उसका मशीन हर एक ने खरीदने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट अपना एक सेंटर से ऐसा बना के देगी। पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी प्रोवाइडेड। सपोज वो ऐसे एरिया में बनाया जा रहा है जहाँ पर कोई रोड और इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं, तो गवर्नमेंट वो सब बनाएगी, तो वो सब होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, मित्रा पार्क। हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, वैसे वो हमने फुल कोर्स में देख लिया था। मुद्दा क्या था, ये जो ऐसे ही सपोज सिल्वर का या गोल्ड का ये जो भी है चूड़ी, तो अंदर की साइड में इधर सब जैसे हेलमेट पे होता है आईएसआई मार्क, इधर गोल्ड मार्क होगा, जिससे पता चले इसकी प्योरिटी क्या है, कौन से ज्वेलर ने बनाया वगैरह। सो द कस्टमर कैन बी एश्योर्ड ऑफ द क्वालिटी एंड इन द फ्यूचर व्हेन ही इज रीसेलिंग इट, तो उसके साथ नाइंसाफी नहीं हो कि ये प्योरिटी वाला माल था। वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड उसे सब रेगुलेट करता है, और गवर्नमेंट ने नोटिफाई गोल्ड में 22, 18, 14 कैरेट में होगा, बड़े ज्वेलर्स को अभी मानना होगा, छोटे ज्वेलर्स को नहीं मानना होगा वगैरह, वो दिया हैंड आउट में, देख लेना, नथिंग रॉकेट साइंस। सो दैट इज ऑल्सो डन। मित्रा तो क्या टेक्सटाइल, उभरते सितारे तो क्या एमएसएमई, और कौन था एक्जिम और सिडबी, दोनों मिलके एआईएफ बनाया था वगैरह। गोल्ड हॉलमार्किंग विल बी स्टार्टेड में भी जून महीने से या कुछ शुरू किया है। फिर सर्विस सेक्टर में जाने लायक क्या है, तो नॉलेज इकोनॉमी एंड ONDC, दो मुद्दे चल रहे हैं। आसान है, ये सब लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में दिया, और उसका मेन यूज तो है मेंस आंसर राइटिंग में। तो प्रश्न अभी तो प्रीलिम हमारी तो उसका पढ़ा, ये क्या लेके बैठ गए भाई। हम जो सीरीज शुरू करते हैं तो एक साथ अब कंप्लीट ही कर देना है जो भी है, एंड देयर इज सफिशिएंट टाइम अवेलेबल। ये फोर्थ पिलर तो हो गया, बाद में आएगा इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, वो भी हो जाएगा, और 5-6 में भी ऐसी बोल बच्चे ने। सो बिफोर प्रीलिम एवरीथिंग विल बी ओवर। तो आफ्टर द प्रीलिम क्या नए हैं अपडेट्स इकोनॉमी में, वैसे खास होते नहीं है। बड़ी अपडेट्स कब आते हैं, व्हेन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट इज रिलीज, अदरवाइज छोटी छोटी चीज ही होती है जिसका कोई बड़ी मेंस आंसर राइटिंग बनती नहीं, सो डोंट वरी। Usually if we look at the nature of questions asked in UPSC mains, इसमें जो प्रश्न पूछा हो तो क्या ऐसा डर के जीना है कि सपोज अपना मेंस हो जनवरी 2022 में, सो डज इट मीन कि दिसंबर में या अक्टूबर 2021 में जो हुआ वो सब भी बहुत काम का हो जाएगा। इफ यू लुक एट द प्रीवियस पेपर्स एंड एनालाइज कि कितना लेटेस्ट करंट अफेयर्स मेंस में पूछ लिया इकोनॉमी का, तो मोस्टली इकोनॉमिक सर्वे ने जो हाईलाइट किया वही घिसी-पिटी बातें पूछी जाती है, और वो तो कब आया होगा, अगर हम बात करें जनवरी 2022 वाले मेंस की, विच इज फॉर 2021 एग्जाम साइकिल, तो उसका तो बजट इकोनॉमिक सर्वे फरवरी वो वाला अभी पढ़ रहे हैं, तो खेल खत्म ही हो रहा है। तो बात हो रही थी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में, सर्विस सेक्टर। तो जीडीपी के हिसाब से आप जानते हैं कि उसमें क्या होगा, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, तीनों में से थोड़ा थोड़ा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, इट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जिसको हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उसका मेजोरिटी ऑफ द जीडीपी इज कमिंग फ्रॉम सर्विस सेक्टर, ये एक बात याद रखनी है। दूसरा, भारत में जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, एफडीआई क्या है, इट इज मोर देन 10% इक्विटी शेयर होल्डिंग इन अ इंडियन कंपनी बाय फॉरेन एंटिटी। 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग खरीद ले फॉरेनर्स एक कंपनी में, वो है एफडीआई। तो ऐसा जितना भी इन्फ्लो आ रहा है उसका 80% तो सर्विस सेक्टर में ही आ रहा है, मतलब ये टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह कंपनियों में। और फिर उसमें ये कंप्यूटर, रिटेल, एजुकेशन, फार्मा, ये सब जगह पर जो ऑनलाइन टाइप की चीजें हैं
उसमें कोरोना में बहुत ज़्यादा FDI आया है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे का कहना है। सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें एविएशन, टूरिज्म, वो सब में क्या हुआ था, 2019 में काफ़ी कमाया होगा पैसा। 2020 कोरोना में ऑब्वियसली एविएशन टूरिज्म में कम पैसे कमाई होगी, फिर 2021 में वापस और ज़्यादा होगी, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने प्रिडिक्ट किया था। कब प्रिडिक्ट किया था? वेल, सर्वे वाज पब्लिश्ड इन जनवरी 2021। हालांकि उसके बाद क्या होगा, मेन में कोरोना 2.0 वेव, तो शायद इतना नहीं हुआ होगा, बट उसने सब लिखा था वी शेप्ड रिकवरी आफ्टर वैक्सीनेशन इज ओवर। सो वो सब बातें चली। आप में से जिन लोगों ने IT इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो आपका एक होमवर्क है इंटरव्यू के लिए। UPSC इंटरव्यू के लिए आपने ये करना है, ये लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 2 और उसमें ये पेज 316, उसमें ये उसने चार्ट दिया है, उसको आराम से समझो कि वो क्या कहना चाहता है कि 1990 में क्या था IT सेक्टर भारत का, 2000 में क्या, 10 से 15, 16 to 20, अभी उसकी डिलीवरी मेथड क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, प्राइसिंग क्या है, डील स्ट्रक्चर क्या, रिसोर्सेज क्या। इट विल गिव यू बेटर इनसाइट जब भी आपको इंटरव्यू में कुछ पूछा जाए IT सेक्टर के बारे में। सो दैट इज योर होमवर्क। फिर एक टर्म कभी कभी चर्चा में आती है, अदर सर्विस प्रोवाइडर यानी OSP। ये क्या है? अदर सर्विस प्रोवाइडर मतलब असल में वो एक IT कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, जैसे टाटा कंसल्टेंसी, विप्रो, इन्फोसिस, IBM। ये लोग क्या करते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट, टेली मार्केटिंग, टेली बैंकिंग, टेली मेडिसिन, ऐसा नहीं खुद के एजेंट, लेकिन उसके लिए जो भी सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी वो ये लोग करके देते हैं। एंड अल्टीमेटली अदर्स विल यूज इट, कि अमेजोन उसको यूज करता हो, वोडाफोन यूज करता हो, SBI अपना सब ये जो मोबाइल बैंकिंग, ई बैंकिंग और उसमें जो जो सिस्टम यूज करते हो बैक एंड में इन्होंने कुछ कोड डेवलप करके दिए हों। सो दिस पीपल, दिस IT कंपनीज आर नोन एज अदर सर्विस प्रोवाइडर्स यानी OSP। अभी OSP को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में रजिस्टर करना होता है, एंड दे हैव टू सबमिट सर्टेन रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स कि वी आर स्टोरिंग ऑल द डेटा इन इंडियन सर्वर, दिस इज आवर ग्रीवेंस ऑफिसर एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो वो सब करना था, बट इन कोरोना देयर वाज लॉकडाउन एंड दे कुड नॉट सबमिट द डॉक्यूमेंट्स ऑन टाइम, तो दस्तावेज जमा करने की सब चीज़ों में रियायत दी थी। तो वो था अदर सर्विस प्रोवाइडर। क्या है? इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, वो सब IT कंपनी है। नाउ नॉलेज इकोनॉमी, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में नॉलेज इकोनॉमी बोला। नॉलेज इकोनॉमी क्या है? अगर हम करें स्टील फैक्ट्री तो उसमें नॉलेज की ज़रूरत कम है, वो उसमें क्या है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत ज़्यादा है। उसी तरह अगर हम बात करें लेकिन स्पेस, फार्मा, IT, ई-लर्निंग, तो ये ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर वर्कर का जो नॉलेज है, जो कंपनी के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नाम पे पेटेंट्स है, कि जैसे फाइजर के पास कोई स्पेशल टाइप की मेडिसिन का पेटेंट, सो ओनली दे कैन प्रोड्यूस इट। तो वो सब जिसे हम कहेंगे कि इनटेंजिबल एसेट, अमूर्त संपत्ति। अगर हम स्टील कहते हैं तो स्टील में तो रॉ मटेरियल बल्कि, एंड यू कैन टच इट, यू कैन सी इट, दीज आर द माइंस, दीज आर द रिसोर्सेज। वेयर एज इन केस ऑफ स्पेस, जैसे इलॉन मस्क का स्पेस एक्स कंपनी या वो रिचर्ड ब्रैंसन की वर्जिन गैलेक्टिक, ऐसी कंपनियां, सो देयर इकोनॉमी इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन इनटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्तियां जैसे IPR, वर्कर्स नॉलेज वगैरह। तो ये सब सेक्टर्स हैं और कलेक्टिवली उसे हम कहते हैं नॉलेज इकोनॉमी। हाँ, तो नॉलेज इकोनॉमी में भारत पर क्या कंपटीशन या चुनौतियां हैं? एक तो चीन अपने को कांटे की टक्कर दे रहा है, फिलीपींस और इंडोनेशिया। जब हम कहें IT सेक्टर और ये सब, तो वहाँ पर भी ऐसे नौजवान हैं जिनके पास इंग्लिश का, डेटा प्रोसेसिंग, IT इंजीनियरिंग का अच्छा ज्ञान है। सो व्हेन मल्टीनेशनल कंपनीज वांट टू डेवलप सम प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी, तो ऐसा नहीं कि इंडिया का इन्फोसिस ही बना सकता है, फिलीपींस, इंडोनेशिया में भी अब अच्छी कंपनियां बन रही है। तो वी हैव टू कम्पीट अगेंस्ट देम, दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज। उसी तरह स्पेस में अच्छा कर पाए क्योंकि गवर्नमेंट ने इसरो को सपोर्ट दिया, लेकिन बाकी सब सेक्टर में अगर हम कहें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, तो इसरो अगर स्पेस टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर में अपना नंबर 1 क्यों नहीं है? बिकॉज गवर्नमेंट ने कई सालों तक उसे इतना सपोर्ट नहीं दिया था, और सपोर्ट देना अभी शुरू किया, जैसे हमने आगे पढ़ा ब्रेक से पहले, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और ये असेंबल इन इंडिया। लेकिन वो ऐसी चीज है कि दे आर स्टार्टेड रिसेंटली इन द ईयर 2020, नया नया ही अभी हमको ये सब अचानक से अब इरादे आए हैं, इतने सालों तक नहीं किया था। सो वी आर लैगिंग बिहाइंड चाइना एंड मेनी अदर कंट्रीज। फार्मा सेक्टर में यस, हम लोग ड्रग प्रोड्यूस करते हैं और 11th नंबर पर हैं कुछ वर्ल्ड एक्सपोर्ट में,
बट स्टिल वी आर नॉट इन द टॉप 3 कंट्रीज लाइक यूएसए, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर रिसर्च फंडिंग में ढेर सारा पैसा दे रहा है। भारत में ब्रेन ड्रेन की भी प्रॉब्लम है, अपने नौजवान विदेशों में चले जाते हैं और वहाँ की कंपनियों में ये सत्य नदेला, सुंदर पिचाई वगैरह काम कर रहे हैं, एंड दोज कंपनीज आर डेवलपिंग वगैरह। सो दैट इज ऑल्सो डन। अभी एक और तमाशा चल रहा है, उसका नाम है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, यानी ONDC। हाँ, तो ONDC क्या है? बड़ी तोप है भाई, कोई तोप नहीं है। एक लाइन में बोलना हो तो ये सब ई-कॉमर्स कंपनी में सेलर और कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए स्टैंडर्ड गाइडलाइन बनानी है, दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। सपोज you are a seller and you want to sell your products on Amazon, तो उसमें उसके सब रजिस्ट्रेशन आप करना पड़ेगा, आपने अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना पड़ेगा, और फिर उसमें अलग अलग अमेजोन कंपनी आपसे कमीशन लेगा कि सेल हुआ उसका 2% और रेफरल, और आपने जो सामान कार्गो में भेजा है, कुरियर में भेजा है, तो हर आइटम पर 28 रुपीज़ और उसके ऊपर और पैसा लगेगा अगर वजन ज़्यादा है या डिस्टेंस के हिसाब से ज़्यादा है तो, एंड सो मैनी अदर फीस। तो वहाँ पर सेलर एक्सप्लॉइट न हो जाए, इसके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म रेट एंड चीज़ें होनी चाहिए। अदरवाइज अमेजोन पे ज़्यादातर अगर ऑनलाइन शॉपिंग होती हो तो सभी सेलर रजिस्टर करे और अमेजोन मनमानी करे कि एक आइटम भेजने का 28 नहीं, मैं तो 50 रुपये लूंगा, एंड देन दिस पीपल विल हैव प्रॉब्लम्स। तो गवर्नमेंट उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है। उसी तरह सपोज फ्लिपकार्ट, तो उसमें जितने सेलर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करें तो इतना शिपिंग फी और इतना कलेक्शन फी और इतनी और फिक्स्ड फी और इतनी मार्केट प्लेस फी और ये वो करके, सपोज आपने 1500 रुपये का माल बेचा फ्लिपकार्ट पे, तो सेलर को असल में कितना मिलता है? 1199 रुपीज़ ओनली। ऐसा क्यों? फ्लिपकार्ट कहेगा मैंने आपका प्रोडक्ट लिस्ट किया ना, तो मेरी IT टेक्नोलॉजी है, मैं सब कार्गो भेज रहा हूँ, कुरियर उसका ये है वो है। So government wants that there should be some standard and uniform rules for what should be the minimum and maximum price slabs for this. उसी तरह कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि आपने कोई प्रोडक्ट मंगवाया और आपको ठीक नहीं लगा या फिर वो टूटा फूटा था एंड यू आर रिटर्निंग इट, तो कितने दिनों में आपका पैसा अमेजोन ने वापस करना चाहिए? नेट बैंकिंग में, क्रेडिट कार्ड में, बैंक अकाउंट में, तो अमेजोन के नियम अलग होंगे, फ्लिपकार्ट के अलग। सो गवर्नमेंट वांट्स देयर शुड बी स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स फॉर ऑल ऑफ दिस थिंग्स। उसे हम कहेंगे, जैसे हम कहते हैं ISI है, तो ISI मतलब क्या है? ISI वो ऐसा है कि हेलमेट तो दिस मच प्रोटेक्शन मस्ट बी प्रोवाइडेड, तभी उसको वो मार्क मिले और वो सेफ्टी को इंश्योर करे, यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करे। सिमिलरली द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, वो ऐसा एक सेट ऑफ रूल्स होगा जिस हिसाब से ये सारे ऑनलाइन सेलर काम करेंगे। कस्टमर विल बी प्रोटेक्टेड, सेलर विल बी प्रोटेक्टेड, डिजिटल मोनोपोली विल बी अबॉलिश्ड एंड सो ऑन। हाँ, तो खेल खत्म। ये पिलर 4B में जितने भी थे, आई थिंक 13 से 18 पेज होंगे, हमने खत्म कर दिए। हम लोग वापस मिलेंगे, कब मिलेंगे? तो भाई मंगलवार रात 9 बजे हम लोग मिलेंगे। हाँ, तो सितंबर में अब सब हम मिल रहे हैं 7 को। उस दिन जो क्लास होने वाली है वो मेरी और भाई प्रतीक नायक की हिस्ट्री की क्लास होगी, कि जहाँ पर ये हिस्ट्री के अतरंगी प्रश्न जो कुछ पूछे जाएं तो उसे हम कैसे हैंडल करें 50-50 से, या कब स्किप कर देना चाहिए, वो सब देखेंगे। फिर वापस मिलेंगे 14 को। तो पिलर 4B तो हमारा खत्म हो गया। 4C में जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, GDP एंड इन्फ्लेशन। जानने लायक चीज़ों में कुछ खास नहीं, वही सब V शेप्ड रिकवरी और इधर उधर की बातें हैं थोड़ी बहुत। सो वी विल कंप्लीट दैट, डोंट वरी। इसमें कोई ऐसी तोप नहीं है कि 1 महीने पहले से पढ़ के बैठो तो ही याद रहेगा। फिर पिलर 5 और 6 में, तो वो 14 और 28 तारीख को वो चलते रहेगा। पिलर 6 में भी कौन सी बड़ी तोप है? वो बेसिक बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स और ये कोरोना के इधर उधर के कुछ पोर्टल एप्स और स्कीम्स एंड बेसिक थिंग्स। सो दैट इज ऑल्सो डन। और फिर 5 अक्टूबर को मिलेंगे फॉर रिवीजन एंड राउंड अप ऑफ द एंटायर सीरीज, कि हमने ये Win21 सीरीज में अब तक जो जो पढ़ा, तो कुल मिलाकर मतलब बड़ा चित्र क्या है और क्या था। एंड देन ऑन 10th इज अवर प्रीलिम्स। आपने काम क्या करना है? वीडियो कम देखने, टेक्स्ट ज़्यादा पढ़नी है, बाहर का खाना कम खाना है ताकि बीमार नहीं हो जाए और अपनी हेल्थ ठीक रहे। वी डोंट वांट टू वेस्ट एनी डे और टाइम ऑन दिस। बाकी जो लोग नए हैं, तो आई एम हैप्पी टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू कि अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म, और वहाँ पर UPSC प्रीलिम्स और मेंस 2022, 2021 का तो खेल खत्म हो गया, ये तो अब अपडेट ही चल रहा है और वो भी बहुत कुछ खास नहीं है, इट विल बी डन। 2022 प्रीलिम एंड मेंस के लिए भी मेरा इकोनॉमी का कोर्स चल रहा है, उसी में भी इस तरह के कलरफुल पावर पॉइंट्स एंड एवरीथिंग
डिटेल सब हैंड आउट। आज तो मैंने वैसे जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, उसका कारण क्या, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस। आज जो मेरे सामने ऑडियंस है वो ऐसे जो 10 तारीख को प्रेम देने वाले हैं, तो मैं लंबा लंबा खींच खींच के गोल गोल के पिलाऊं तो इट विल नॉट हेल्प देम, दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दोज थिंग्स। सिर्फ जल्दी से रिवीजन और कंप्लीट करना था। बट यहाँ पर जो फुल लेंथ बैच है वहाँ पर धीरे धीरे आराम से पढ़ते हैं, ऐसी जल्दबाजी नहीं होती है। तो वो चलता है रात को 9 बजे, गुरु शुक्र शनि रवि सोम क्लास होती है। सो वर्किंग प्रोफेशनल एंड होम मेकर्स कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट। क्लास अटेंड नहीं हो पाए लाइव तो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, और उसकी सब पूरा ऑनलाइन सिस्टम है अपना, यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप। वीकली क्विज भी होती है ताकि आपने पूरे हफ्ते जितना पढ़ा था उसमें आपने कितना याद रखा और दूसरों के सामने आप कितने स्कोरिंग में आगे पीछे हैं। सो इट हेल्प्स यू नो योर स्टेटस। प्रेशर बनता है तैयारी करने का, रोज पढ़ाई करने का। हैंड आउट उसमें भी सब कलरफुल चीज़ें, इमोजी, इंपॉर्टेंट इंग्लिश टर्म्स का हिंदी अनुवाद भी है, तो मेंस में लिखना हो हिंदी और गुजराती और ऐसी भाषाओं में तो आपको मदद मिलेगी। और ये अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन वो ऐसे जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम की एक सब्सक्रिप्शन लिया और सारे शो अनलॉक हो गए। तो इधर भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एवरीथिंग इज अनलॉक्ड। वाजीराम के भी बड़े नामी टीचर्स धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन, पवनीत सिंह, पॉलिटी, आतिश माथुर, एंथ्रोपोलॉजी, हिमा बिंदु एंड मैनी अदर्स। तो 2021 का तो खेल अब खत्म हो ही गया, ये तो सब रिवीजन का काम चल रहा है, हम कर रहे हैं। बाकी 2022-23 के लिए भी सब बैच चल रहे हैं, बाइलिंगुअल भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। फिर साथ ही साथ उसका आइकॉनिक पैकेज, मतलब आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाएगा, जो आपको जो भी डाउट हो तो वो आप उसका सॉल्यूशन आपको बताए, आपके मेंस आंसर्स का इवेल्युएशन करे वगैरह। तो जिसने खुद से प्रीलिम मेंस इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे, ऐसे लोगों को आपका मेंटोर बनाया जाए, वो सारी चीज़ें, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, वीकली टेस्ट और बहुत सारी चीज़ें। और मैंने आपको आगे बताया मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चीज़ क्या है। 1 साल का प्लान लो तो अगले मेंस तक वैलिड होगा। तो आपने अगस्त में लिया तो अगस्त तो है ही, बट सपोज मेंस हो जाए अक्टूबर में, तो उतने सितंबर अक्टूबर 2 महीने आपको एक्स्ट्रा फ्री मिल जाएंगे। ऐसा ही अगले साल भी 2 साल के लिए है। सबके लिए कूपन कोड इज monal.org। और फिर ढेर सारी टेस्ट सीरीज भी आपको इसके साथ फ्री दी जाएगी, जिसका कुल मूल्य करीब 30,000। ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी बड़े बड़े अलग अलग टीचर्स ज्वाइन कर रहे हैं, यू कैन बेनिफिट फ्रॉम देम। और उन सब के भी स्पेशल क्लास देखिए, वो तो फ्री ही होते हैं, तो उसको आप देखेंगे तो आपको पता चले ये सब्जेक्ट में ऐसा आता है, मुझे ये ठीक लग रहा है या नहीं। इट विल गिव यू एन आइडिया ऑन हाउ टू अप्रोच दोज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो इट इज ऑल गोइंग देयर, और डिस्काउंट कूपन कोड है monal.org। सो आई लैंड द क्लास हियर, और अपना कार्यक्रम है उस हिसाब से मिलते रहेंगे और आप रिवीजन करते रहिए। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।